गुड मॉर्निंग। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आज हम करेंगे परासरण दाब। तो सबसे पहले तो परासरण क्या होता है? ऑस्मोसिस। परासरण क्या होता है कि जब हम किसी दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उससे पृथक करते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से विलायक के अणु तो पास हो सकते हैं, उसमें से निकल सकते हैं, लेकिन विलय के अणु उसमें से पास नहीं होते। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अगर दो विलयन है या एक शुद्ध विलायक है और दूसरा उसका विलयन है, इनको हमने किससे पृथक किया, किससे सेपरेट किया? अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो विलायक के अणु कम सांद्रता वाले विलयन या शुद्ध विलायक से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं, मूव करते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। तो परासरण क्या होगा कि जब किसी शुद्ध विलायक या तनु विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन से पृथक करते हैं, तो विलायक के अणु शुद्ध विलायक से या तनु विलयन है तो तनु विलयन से किसकी तरफ गमन करते हैं? सांद्र विलयन की तरफ गमन करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। जैसे हमारे पास सपोज दो विलयन है, एक ही कंटेनर है, ये क्या है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये विलयन, इसमें ये विलयन ए है और ये विलयन बी है। ये या तो शुद्ध विलायक है, मान लिया क्या ये क्या है? शुद्ध विलायक, या इसमें हमने क्या ले रखा है? तनु विलयन। और ये जो दूसरा विलयन है, ये कैसा है? सांद्र विलयन। कैसा है? सांद्र विलयन। और ये दोनों विलयन किससे सेपरेट है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से। तो हम क्या देखेंगे कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु किसकी तरफ गमन करेंगे? जो ये शुद्ध विलायक है, तनु विलयन ले रखा है, यहां से किस तरफ जाते हैं? सांद्र विलयन की तरफ। किस तरफ गमन करेंगे? सांद्र विलयन की तरफ। तो इसका आयतन तो क्या होगा? घटता जाएगा और इसका आयतन बढ़ता जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे कि जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक या तनु विलयन से किस तरफ गमन करते हैं? सांद्र विलयन की तरफ। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। तो या दूसरी तरीके से हम देखें, अगर विलायक के संदर्भ में देखें तो यहां पर तनु विलयन है या शुद्ध विलायक है, तो यहां पर विलायक की सांद्रता अधिक है। और ये कैसा विलयन है? सांद्र विलयन है। तो सांद्र विलयन होगा तो उसमें विलय ज्यादा है इसकी तुलना में, और विलायक की मात्रा क्या होगी? इस विलयन की तुलना में इसमें कम होगी। तो ये सांद्र विलयन है, तो सांद्र विलयन में विलायक की मात्रा शुद्ध विलायक या तनु विलयन की तुलना में क्या होगी? कम होगी। तो हम दूसरे तरीके से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें जैसे दोनों विलयन किससे पृथक है? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक हो, तो विलायक के अणु अपनी उच्च सांद्रता, विलायक की उच्च सांद्रता से अपने विलायक की निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण। क्लियर? ये है, इसको क्या कहते हैं? परासरण। अब इसमें नेक्स्ट परासरण दाब क्या होगा? परासरण दाब। परासरण में तो क्या होता है कि विलायक के अणु है, वो शुद्ध विलायक या निम्न सांद्र तनु विलयन से किस तरफ गमन कर रहे हैं? उच्च सांद्रता की ओर गमन। जैसे हमारे पास एक ये कंटेनर है,
इसके अंदर हमने एक और कंटेनर ले रखा है और इसकी जो ये दीवार है, लेयर है, वो कैसी है? अर्ध पारगम झिल्ली से बनी हुई। किससे बनी हुई है ये? अर्ध पारगम। और इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया? एक ये पिस्टन लगा दिया। ठीक है। और ये कंटेनर, इसमें एक विलियन है और एक इस बाह्य वाले कंटेनर में विलियन है। तो यहां तो विलियन है, वो तो कैसा, या तो शुद्ध विलायक है या तनु विलियन है। मान लिया इसमें हमने कैसा ले रखा है? तनु विलियन या शुद्ध विलायक। ये अंदर वाला कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या ले रखा है? सांद्र विलियन। ये कैसा है? सांद्र विलियन। और ये दोनों विलियन, इनके बीच में ये क्या है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या लगा रखी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अब क्या होगा? विलायक के अणु शुद्ध विलायक या तनु विलियन से किस तरफ गमन करेंगे परासरण के कारण? अंदर की ओर। अंदर की ओर गमन करेंगे तो इसका आयतन क्या होगा? अंदर बढ़ेगा। अंदर वाले कंटेनर में विलायक के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और ये पिस्टन क्या होगी? ऊपर की तरफ खिसके। लेकिन अगर हम इसके ऊपर कोई वजन रख दें, क्या रख दिया हमने? इतना वजन रख दिया कि इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब विलायक के अणु है वो तनु विलियन या शुद्ध विलायक से सांद्र विलियन की तरफ नहीं आ रहे, यानी कि इनका गमन क्या हो गया? रोक दिया इसके ऊपर प्रेशर लगा करके, दाब लगा करके। तो इस दाब को जब दो विलियन एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक हो तो विलियन के ऊपर लगाया गया वह दाब जिससे कि शुद्ध विलायक से या तनु विलियन से विलायक के अणु का गमन विलियन की तरफ रुक जाता है, उस दाब को हम क्या कहेंगे? उस दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। उस दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। अगर इसके ऊपर तो हम ये दाब लगाएंगे, इसके दाब लगाने से इस जो अंदर वाला विलियन है इसके ऊपर हम इतना दाब लगाएंगे कि विलायक के अणु इस बाह्य विलियन से इस अंदर वाले विलियन यानी कि तनु विलियन से सांद्र विलियन की ओर उनका गमन क्या हो? रुक जाए। तो उस दाब को हम क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो वो क्या कहलाएगा? परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होगा कि किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक के विलियन में बहाव या परासरण को, विलायक के विलियन में बहाव या परासरण को रोकने के लिए सांद्र विलियन पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो वो कहलाएगा परासरण दाब। अब इसमें परासरण दाब के नियम होते हैं। क्या है? परासरण दाब के नियम।
परासरण दाब के नियम किसने दिए? वान टॉफ ने। वान टॉफ ने परासरण के लिए सांद्रता और ताप का क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करके एक नियम दिया। तो सबसे पहले किसका प्रभाव हम ज्ञात करेंगे? परासरण पर सांद्रता का प्रभाव। परासरण दाब पर परासरण दाब को हम किससे लिखते हैं? पाई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? पाई से। तो वान टॉफ ने बताया कि जो हमारा परासरण दाब है वो विलयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो विलायक के अणु का भी गमन उसके अंदर क्या होगा? होता जाएगा। तो परासरण दाब का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि विलयन की सांद्रता बढ़ने पर परासरण दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो परासरण दाब हमारा पाई किसके समानुपाती होता है? सांद्रता सी के। सी क्या है? सांद्रता। तो किसी भी विलयन का परासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। और परासरण दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा? कम होगा। तो परासरण दाब बढ़ने पर उस विलयन का आयतन जिसमें उस विलेय का 1 मोल घुला हुआ है उसका आयतन क्या होगा? कम होता जाएगा। यानी कि परासरण दाब और आयतन एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो परासरण दाब है वो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। या हम क्या कहते हैं कि परासरण दाब और आयतन का गुणांक क्या होगा? स्थिर होगा। क्या होता है? स्थिरांक, कांस्टेंट होता है। अब इसके लिए ऐसा ही गैसों के लिए नियम दिया था बॉयल ने। बॉयल का नियम क्या था कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दाब बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि दाब वो और आयतन में क्या रिलेशन होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो ये गैसों के लिए बॉयल का नियम था। तो क्या इसके लिए क्या होगा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, स्थिरांक। तो पाई भी क्या है? स्थिरांक है। तो इस नियम को हम किसके समान मान सकते हैं? बॉयल के समान। इसलिए हम इस नियम को क्या कहते हैं? बॉयल वान टॉफ नियम। क्या कहलाता है ये? बॉयल वान टॉफ नियम। तो ये तो किसका प्रभाव हुआ? सांद्रता। इसके अलावा परासरण दाब पर दूसरा किसका प्रभाव देखेंगे हम? ताप का। परासरण दाब पर ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर परासरण दाब क्या होता है? बढ़ता है। तो परासरण दाब है वो ताप के क्या हुआ? समानुपाती। पाई परासरण दाब ताप के क्या होता है? समानुपाती। यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब का मान क्या होता है? बढ़ता है। या हम क्या कह सकते हैं? कौन
गैसों के लिए ऐसा एक नियम दिया था, चार्ल्स का नियम कहते हैं हम जिसको। क्या नियम है? चार्ल्स का नियम क्या था कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का दाब ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो स्थिर आयतन पर गैस का दाब क्या होगा, बढ़ता जाएगा, या P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इस नियम को हम क्या करेंगे, चार्ल्स वॉन्टाफ नियम, क्योंकि चार्ल्स के नियम के समान ही। तो ये किसका प्रभाव बता रहा है, ताप का, कि ताप बढ़ाएंगे तो परासरण दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब इन दोनों का एक साथ प्रभाव क्या होगा, दोनों को एक साथ लिखे तो कि परासरण दाब पर सांद्रता एवं ताप का प्रभाव दोनों का एक साथ प्रभाव क्या होगा, हमें पता है कि परासरण दाब है क्या था, सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती, और आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। 5 प्रोपोर्शनल टू 1/3। और ताप के लिए क्या लिखा था कि परासरण दाब है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती। अगर हम दोनों को एक साथ लिखें तो P अपॉन V, या पाई V प्रोपोर्शनल टू P, और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक स्थिरांक आ जाएगा, क्या लगाएंगे, R, पाई V इक्वल टू RT। क्या आ गया, दोनों का एक साथ प्रभाव। आदर्श गैस के लिए हमने समीकरण पढ़ी थी, इस नियम को हम क्या कहते हैं, वॉन-डॉर्फ नियम। और जो विलयन इस नियम का पालन करते हैं उन विलयन को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन। और ये नियम किसके बराबर है, किसके समतुल्य है, जो आदर्श गैसों के लिए गैस समीकरण है वो क्या है, PV इक्वल्स टू RT। ये किसी भी एक मोल के लिए, ऐसे विलयन जिसके अंदर विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है, 1 मोल। एक से अधिक मात्रा होगी तो क्या हो जाएगा, ये पाई V इक्वल्स टू NRT। ये नियम क्या है, वॉन-डॉर्फ नियम कहते हैं इसको। तो ये थे आदर्श गैस के नियम। थैंक यू।